गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सभी? आई होप सो अच्छे ही होंगे सभी। आइए, आपका दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। और मैं आपका दोस्त भाई सर दीपक पांचाल आपका दोबारा से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल स्टडी विद दीपक सर। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। और उसमें हमने कुछ जो टॉपिक थी स्टार्टिंग का कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्कीन पहला चैप्टर है, उसको हमने स्टार्ट किया था। और उसमें देखा था हमने कि उनको जो हेलो एल्कीन्स है, किस तरीके से हेलो एल्कीन्स में हेलोजन पार्ट को क्या इम्पोर्टेंस है, या हेलोजन पार्ट को किसको सब्स्टिट्यूट करके हेलोजन पार्ट बनाया जाता है, हेलो एल्कीन्स कितने तरीके के होते हैं, हेलो एरीन्स कितने तरीके के होते हैं। हमने डियर स्टूडेंट ये सारी बातें जान ली। अब अपने इस अध्याय में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो हमने पहले देख लिया था एराइल एलाइड किस तरीके कैसे होते हैं, और हेलो एल्कीन यानी कि हेलो एल्कीन या एराइल एलाइड या अल्काइल एलाइड जिन्हें हम बोलते हैं। जो हेलो एल्कीन्स थी, जो आपके हेलो एल्कीन्स थी, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से अल्काइल एलाइड, या इसी के पार्ट थे। अल्काइल एलाइड इसी का पार्ट था, आपका बेंजाइल एलाइड इसी का पार्ट था। ये कई पार्ट्स इसी के थे, ये सारे के सारे पार्ट्स इसी के थे डियर स्टूडेंट। और ऐसे ही हमने देखा था एक हेलो एरीन्स का, हेलो एरीन्स वाला पार्ट देखा था। इसमें एलाइल था और एराइल था, एक था एलाइल। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले एक तो हम ये देखेंगे कि हैलोजन और कार्बन के बीच का प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि हैलोजन और कार्बन के बीच में नेचर को रिप्रेजेंट किया गया है। कार्बन और नेचर के बीच में किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी, किस तरीके से प्रॉपर्टी नहीं। चलो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अब, एक बार रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं हैलोजन्स की। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलो एल्कीन के अंदर हैलोजन पार्ट सेम हो, मतलब कि अगर टू हैलोजन पार्ट्स है, टू हैलोजन एटम्स है, ठीक है बेटा, समझ गए आप बात को। टू हैलोजन एटम्स अगर एक कंपाउंड में आते हैं, टू हैलोजन एटम्स, टू सेम हैलोजन एटम्स, टू सेम हैलोजन एटम्स contains a compound, अगर कोई एक कंपाउंड जो है, और कौन से कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम स्पेशली बात कर रहे हैं बच्चा हेलो एल्कीन। अगर हेलो एल्कीन सेम जैसे एक जैसे हेलोजन्स को कंटेन करके रखता है, चाहे वो हेलोजन्स कौन सा हो, हेलोजन्स आपका Cl हो, या आपका Br हो, या आपका I हो। यहाँ पर इन्हीं की बात कर रहे हैं अभी हम, ना तो हम बात कर रहे हैं F की और ना ही AT की। AT तो वैसे डिस्कस किया नहीं जाएगा क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए AT का जिक्र हम यहाँ पर नहीं करेंगे। डन है इतनी बात बेटा। इसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं हम, इसमें आगे चलने के बाद अब देखें कि इसमें दो चीजें आती है। इसको क्या बोलेंगे, अगर दो हेलोजन कंपाउंड करके कंटेन करके रखता है तो वो हो जाएगा डाई हेलो एल्कीन। क्या नाम होगा बेटा? डाई हेलो एल्कीन। उसका नाम होगा डाई हेलो एल्कीन। अगर कोई कंपाउंड दो हेलोजन्स को कंटेन करके रखता है तो उसे बोलते हैं डाई हेलो एल्कीन। इस डाई हेलो एल्कीन को बेटा अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या इसको दो हिस्सों में इस तरीके से विभक्त किया गया है, विभाजित किया गया है कि हम इन डाई हेलो एल्कीन कंपाउंड्स को आसानी से समझ सकें। एक का नाम रखा गया है जिमिनल और एक का नाम रखा गया है विसिनल। एक का नाम रखा गया है जिमिनल डाइहैलाइड, जिमिनल डाइहैलाइड्स, और एक का नाम रखा गया है, अच्छा हम ये बात समझ रहे थे कि जो डाइहैलाइड डाई हेलो एल्कीन्स होते हैं, उन डाई हेलो एल्कीन्स को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में। एक हो सकता है आपका जिमिनल डाइहैलाइड, दूसरा हो सकता है विसिनल डाइहैलाइड। दूसरा क्या हो सकता है बेटा? विसिनल डाइहैलाइड्स। ये दो हिस्से हो सकते हैं। अगर हम फर्दर जिमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड को डिस्कस करते हैं तो देखो किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक बात समझना, अगर आपको याद हो तो विसिनल डाइहैलाइड को हमने 11th में आराम से समझ लिया था विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, ठीक है। अब समझने के बाद है आपकी, अब हमें समझना है कौन सा?
जिमिनल डाइहैलाइड के विषय में समझना है कि जिमिनल डाइहैलाइड क्या होता है और क्या नहीं होता। देखो यहाँ से समझनी है जिमिनल डाइहैलाइड। आई होप सो यहाँ तक सभी को दिखाई दे रहा होगा जिमिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। जिमिनल डाइहैलाइड्स उस तरीके के हेलो एल्केन्स होती हैं बच्चा, जिनके जो दो सेम हैलोजन एटम है एक सिंगल एटम पर, मतलब सेम एटम पर, टू सेम हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड अ सिंगल कार्बन एटम, किसी एक कार्बन पर। तो टू हैलोजन एटम्स आर attached to a same carbon atom, to a same carbon atom। जब हैलोजन एटम क्या हो कि एक सेम कार्बन एटम पर अटैच हो तो उसको जिमिनल डाइहैलाइड्स के नाम से जानते हैं, यानी कि जिमिनल वर्ड लगाया जाता है उसके नाम से। पहले कैसे लगाया जाता है एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ये कार्बन चेन, इस कार्बन चेन पर और ये लास्ट कार्बन, 4 कार्बन की एक चेन होगी। इसके किसी भी कार्बन एटम पर, किसी भी कार्बन एटम, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार्बन एटम की बात कर रहा हूँ लास्ट वाली की, इसकी एक हैलोजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया और एक हैलोजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और बोथ आर सेम, दोनों शुड बी सेम, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। जब ये दोनों के दोनों सेम होंगे और ये यहाँ पर हुआ तो इसका, अच्छा ये एल्केन अगर हुआ तो CH3, यहाँ पर ये CH2, यहाँ पर ये CH2, 2 इसमें आ गए, एक आ गया तो सिर्फ ये H बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा जिमिनल डाइहैलो एल्केन। बेटा समझ गया, आ गई बात ये अच्छा नीचे ये दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ तक, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम मैं इधर लिख देता हूँ, इसका नाम होगा जिमिनल डाइहैलो एल्केन, इसका नाम होगा जिमिनल डाइहैलो एल्केन। अब एक बात और है, जो ये जिमिनल डाइहैलो एल्केन होता है, जिमिनल को पूरा वर्ड न लिखकर सिर्फ कुछ लेटर से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो है GEM से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो GEM से अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ये हो जाएगा GEM, जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिमिनल को, जिमिनल डाइहैलो एल्केन। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात ये हो गई कि जब ये डाइहैलो एल्केन्स वाली बात है तो डाइहैलो एल्केन्स में जिमिनल वाला जो हिस्सा होता है, या जिमिनल जो डाइहैलो एल्केन होता है, इनके कंपाउंड्स को, या जिसको जिमिनल नाम दिया गया है, उनको हम हैलोडीन के नाम से जानते हैं, या आप कह सकते हैं क्या, उनको नाम से बोला जाता है एल्कलीडीन बोला जाता है इसमें। और जो क्या कहते हैं, ये कौन सी कैटेगरी वाले हैं, जिनको नाम दिया, जिनमें जिमिनल आएगा उनमें ये रखा जाएगा बेटा, जिनमें जिमिनल आएगा उनको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, और जिनमें जिमिनल नहीं आता उनको रखा जाएगा एल्केलीन। इस तरीके से एल्केलीन, ये होगा एल्केलीडीन, और ये हो जाएगा एल्केलीन। इसका मतलब इनमें कौन आएगा, इनमें आएगा विसिनल, जिमिनल डाइहैलाइड्स वालों को इस कैटेगरी में, और विसिनल डाइहैलाइड वालों को इस कैटेगरी। जो विसिनल वाले होते हैं, अब बच्चा इस विसिनल वाले में क्या होगा कि जब सेम हैलोजन एटम आर अटैच्ड टू अ एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है, हैलोजन्स या सेम हैलोजन्स आर अटैच्ड टू द adjacent कार्बन एटम। जब ऐसा हो कि हैलोजन वाले एटम्स जो है, जो सेम हैलोजन एटम्स है, वो इस तरीके के कार्बन से एटम हो जो एडजेसेंट कार्बन एटम से, जैसे मान के चलो ये आपकी एक कार्बन चेन है, ठीक है,
इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अब एडजेसेंट ये इसके साथ एडजेसेंट में है या इसके साथ ये वाला, जो पास वाले होंगे उन्हीं पर ऐड हो। जिसे मान के चलो एक हेलोजन मैंने यहाँ ऐड कर दिया और दूसरा हेलोजन में इसी के साइड वाले पर या तो इस पर या फिर इस पर ऐड कर दूं, तो इस तरीके से अगर होगा तो वो विसिनल डाई हैलाइड हो जाएगा। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो होगा विसिनल डाई हैलाइड। आई होप सो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, ताकि मुझे ये बात पता चले कि आपको ये बात समझ नहीं आ रही है या बात ये आपको थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, और उसके लिए मैं थोड़ा कुछ और एफर्ट्स लगाऊं या उसके लिए कुछ मैं और आपके लिए काम करूं, ठीक है। इतनी बात, ये बहुत इजी सी बात समझा रहा हूं मैं आपको। इससे इजी मुझे लगता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बहुत इजी वे में और बहुत स्लो समझा रहा हूँ आज, क्योंकि आज थोड़ी बातें डिफरेंट होने वाली है, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज ये थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा और हो सकता है आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी बात स्टार्ट होती है कहाँ से, अब जो आपका पॉइंट आता है, अब आपका पॉइंट आता है नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है बच्चों, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। देखो मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं कि ऑर्गेनिक को जो मेरा स्टार्ट करने का मोटिव है, या ऑर्गेनिक का जो मैं टॉपिक आपको करा रहा हूँ बेटा, उस ऑर्गेनिक के टॉपिक में आपको जितनी भी बातें कराई जाएगी वो एनसीईआरटी को बेस मानकर कराई जाएगी, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन जितनी होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन जितनी हो सकती है उतनी ब्रॉडली आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको वो बातें इजी से इजी वे में समझाई जा सके और आपके इतने काम आ सके कि आपको किसी भी एग्जाम में बैठने के साथ साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरा मोटिव आपसे यही रहेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम जानते हैं कि नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जो कार्बन और हैलोजन के बीच का बॉन्ड है उसका नेचर किस तरीके का होगा, वो कैसा होगा, आयनिक होगा, कोवलेंट होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, या फिर वो और किसी नेचर का होगा। ये सारी बातें जानने के लिए हम एक बार जिक्र करते हैं इसका। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूँ, पहले इसको समझने के लिए हम एक चीज समझते हैं, पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पॉइंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट है। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कितना डिफरेंस है, तो आपका आंसर होगा कि सर इट मे बी द डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा ही हो सकता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है? 1.7 से ज्यादा ही हो सकता है। तो ये बात आपको रिमेंबर होगी, ये बात मैं आपको बताता हूं, अपनी 11th की क्लास में मैंने आपको समझाया भी है कि अगर दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू और मोर एटम, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा होता है, देन दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके बेस पर हम ये जान सकते थे कि आयनिक बॉन्ड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 1.7 से ज्यादा है, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा। और माय डियर स्टूडेंट, जब आयनिक बॉन्ड क्रिएट होता है तो उनके बीच में आ जाती है पोलैरिटी। तो हम ये बात कह सकते हैं फाइनली, सो दैट करके ये बात कह सकते हैं कि कार्बन और हैलोजन बॉन्ड आर पोलर इन नेचर, या इजिली आर लिख लो, आर पोलर इन नेचर, पोलर नेचर में होगा, so that they have polarity, that's why they have polarity। वो क्या रखते हैं? वो रखते हैं पोलैरिटी, मतलब वो रखते हैं ध्रुवण। उनके पास, एक के पास होगा पॉजिटिव चार्ज, एक के पास होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, ना ही कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो ये कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज मैं नहीं कह रहा हूँ और कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज नहीं कह रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि दोनों पर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव होगा।
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा ज्यादा होगी, उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इसीलिए क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे या जिससे इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा माय डियर, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये कार्बन, ये हैलोजन, तो इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियली नेगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है आपको कि इसकी प्रॉपर्टी को समझने में इतना काम देगी, बहुत ज्यादा। अभी देखना इसको हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरे साथ केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ने का ये आपको फायदा होगा कि इसको आपको रटने वाली बात कोशिश नहीं की जाएगी, आपको सारी चीजें कनेक्टिविटी के साथ समझाई जाएगी। कनेक्टिविटी के साथ मतलब क्या, कि हम कुछ बेसिक फैक्ट्स पढ़ेंगे और उन बेसिक फैक्ट्स के बेस पर ही कोशिश करेंगे कि हम अपनी केमिस्ट्री को कंप्लीट कर ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जी हाँ, सही समझा आपने और सही सुना आपने, जो सुना है बिल्कुल सही सुना है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। आपको आज तक यही बात बताई जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट लो, इक्वेशन को रट लो। भाई क्यों रट ले, रटने की जरूरत नहीं है। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाई जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सही समझाई जाएगी, और आप मेरे साथ बने रहिए, आपको वादा है कि ऑर्गेनिक समझाई जाएगी इतने बेसिक तरीके से कि आपको रटने की जरूरत नहीं। देखो, जब बॉन्ड के बीच में पोलैरिटी आ गई तो बॉन्ड कहीं ना कहीं इसके तरफ एक, इसका जो अट्रैक्शन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन है वो हैलोजन एटम्स की ओर चला गया। इसका जो अट्रैक्शन है वो हैलोजन एटम्स की ओर चला गया, और हैलोजन एटम्स की ओर जाने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्टेड हो जाएंगे, कुछ फैक्टर्स जो होंगे अफेक्टेड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जो अफेक्टेड फैक्टर है, ठीक है, यानी कि जो अफेक्टेड फैक्टर होंगे, अफेक्टेड फैक्टर्स, जो इससे अफेक्टेड फैक्टर्स होंगे, कौन सा होगा, एक होगा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होगा, एक होगा एंथैल्पी, यानी कि जिसे हम यहां पर पढ़ेंगे कौन सी वाली एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगा। एक होगा बॉन्ड लेंथ, एक होगा बॉन्ड एंथैल्पी, और एक आपका साथ ही साथ इसमें हो जाएगा क्या, डाइपोल मूवमेंट। एक हो जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट। ये तीन फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बात कई बार पूछी गई है कि इफ यहाँ पर हेलोजन कोई और दे दिया या ऐसे इस तरीके से दे दिया, एक बार कार्बन के साथ हेलोजन ये क्लोरीन दे दिया, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और एक बार कार्बन के साथ ब्रोमीन दे दिया और एक बार कार्बन के साथ आयोडीन दे दिया। आपसे बात पूछी गई कि कार्बन, अच्छा यहाँ पर कार्बन के साथ फ्लोरीन भी दे सकता है, क्योंकि ये तो बाद की बात है कि कार्बन के साथ फ्लोरीन को किस तरीके से अटैच करे और कार्बन के साथ किस तरीके से फ्लोरीन को अटैच ना करे। तो आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि इन चारों के अंदर, इसमें, इसमें, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, इन चारों में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, किसका बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पी और डाइपोल मूवमेंट तीनों में क्या रिलेशन है, इन सभी बातों को जानने के लिए अब हम आगे समझते हैं। यहाँ तक बेटा सही समझ में आ रहा है, यहाँ तक आई होप सो बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। चलो, अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पहले तो ये बात समझ लीजिए। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो बॉन्ड लेंथ दो एटम्स के बीच के जो, वैसे अलग अलग उसमें कोवेलेंट में अलग, आयनिक में अलग, वो बात अलग है। हम ये बात समझ लें कि एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो गैप है, मोटी सी बात समझ लेते हैं, एक एटम से दूसरे एटम के बीच का जो गैप है उसको हम बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे डियर, उसे बॉन्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप एक बात समझो, हैलोजन जो होते हैं, कार्बन तो फिक्स है, हमें कार्बन ही रखना है, लेकिन इस कार्बन में यहाँ X होगा, और जो ये X हो सकता है, जो ये X हो सकता है वो F भी हो सकता है,
वो Cl भी हो सकता है, वो Br भी हो सकता है और वो I भी हो सकता है। ये चारों हो सकते हैं। तो क्या इन चारों के लिए सेम केस होगा बॉन्ड लेंथ का? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं होगा जी। और सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका सीक्वेंस जो होता है, ऊपर होता है F, नीचे यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर होता है F, नीचे होता है उसके Cl, उसके नीचे होता है Br और उसके नीचे होता है I, और इनका साइज ऐसे इंक्रीज करता है। ठीक है, इनका साइज ऐसे क्या करता है? इंक्रीज, मतलब ऊपर से नीचे चलने के बाद इंक्रीज करेगा। अब अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज करेगी। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी तो वो जो पोलैरिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो पोलैरिटी भी तो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पोलैरिटी तो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वजह से है। पोलैरिटी जो है बच्चा वो इलेक्ट्रॉनों को खींचने की वजह से है, और जब इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर कम हो गई तो फिर वो पोलैरिटी भी कम हो गई। समझ गए बात? यानी कि अगर मैं बात करता हूं आयोडीन और कार्बन के बीच की बात, तो वो वीक होगा। वो कैसा होगा? वीक होगा। देखो समझ, मैं चारों लिख रहा हूं। ये होगा कार्बन आयोडीन का, ये होगा कार्बन ब्रोमीन का, ये होगा कार्बन क्लोरीन का, और ये होगा कार्बन फ्लोरीन का। तो दोनों में से किसके बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होगा, किसके बीच का बॉन्ड जो होगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? तो सबसे ज्यादा वीक होगा इसके बीच का बॉन्ड, वीक बॉन्ड होगा इसके बीच का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा वो होगा इसके बीच का। ठीक है, तो हम आयोडीन से अगर फ्लोरीन की ओर या फिर इससे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर चलते हैं तो बॉन्ड लेंथ, जब गैप ज्यादा होगा, खींचने का गैप बीच में ज्यादा होगा तो लेंथ बढ़ेगी। वैसे भी आप देख सकते हैं साइज बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस होगा, बॉन्ड लेंथ का जो सीक्वेंस होगा, कार्बन फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड लेंथ जो होगी सबसे कम होगी, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन की जो होगी उससे ज्यादा होगी, कार्बन और क्लोरीन की उससे ज्यादा, उल्टा हो गया ना, हाँ, इसकी कम, फिर इससे ज्यादा होगी क्लोरीन की, और इससे ज्यादा होगी माय डियर ब्रोमीन की, और इससे ज्यादा होगी आयोडीन की। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? वो होगी कार्बन आयोडीन के बीच के बॉन्ड की। कार्बन और आयोडीन जब एक साथ मिलेंगे तो उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं बॉन्ड एंथैल्पी पर। अब बात कर लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, बात कर लेते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या काम करेगी। बॉन्ड एंथैल्पी बेटा ये होती है कि किसी भी मैं एक नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात समझा रहा हूँ, अगर सिस्टमैटिकली या फिर बुकिश लैंग्वेज जाने तो उसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी आपसे पूछेगा नहीं, वो सिर्फ ये पूछेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी, ये क्वेश्चन 11th लेवल के थे। 11th लेवल में ये नहीं, यहाँ नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अपने पॉइंट पर बॉन्ड एंथैल्पी जो है कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप बात समझेंगे कि जब मान लो चलो एक ये कार्बन था और ये एक हैलोजन है कोई सा, इसमें F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। जब इनके बीच का ये था, इतना नजदीक था फ्लोरीन, इतने नजदीक हो गया क्लोरीन, इतने नजदीक हो गया ब्रोमीन, और इतने दूर हो गया ये, अब दूर हो गए ये आयोडीन। जब दूर हो जाएगा तो क्या दोनों में अट्रैक्शन कम होगा? बिल्कुल कम होगा। और जब कम होगा तो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा, उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ में और रिलेशन है, तो दोनों में रिलेशन ये है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा थी है, यहाँ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो सबसे कम होगी। ये इसका एंथैल्पी का मीनिंग होता है एनर्जी। अगर किसी को ये समझ में ना आ रहा हो तो एंथैल्पी का मीनिंग होता है एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा सबसे कम लगेगी जिसमें, तो वो होगा आपका वो जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ
ये हो जाएगा बॉन्ड लेंथ माय डियर। डन है फैक्टर ये रिलेशन। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होता है पोलैरिटी क्रिएट करने के लिए डाइपोल मोमेंट होता है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, जितनी कम पोलैरिटी होगी उतना कम डाइपोल मोमेंट होगा। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी कौन करता है? ये करता है। और सबसे कम पोलैरिटी कौन करता है? वो ये करता है। तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा कर रहा है वो लेंथ के तो इनवर्सली हो गया, जबकि किसके? बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये बात मैं इसी में लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपसे बॉन्ड एंथैल्पी की बात की जाए और डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, डाइपोल मोमेंट की, तो दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये फैक्टर समझ में आ गया। इस फैक्टर से बहुत सारी चीजें आपको काम आएंगी। इस फैक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें आगे काम देगी जब हम प्रॉपर्टी समझेंगे किसी कंपाउंड की। जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब हम आगे चलते हैं अपने अध्याय को लेकर। चलिए अपने अध्याय को दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब इसमें यहाँ तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, बिल्कुल अच्छे क्लियर हो गई होगी बात। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें, इसके बाद हमने ये जो प्रॉपर्टी पढ़ी, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि इनको किस तरीके से बनाया जा सकता है, इनको कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से नहीं बनाया जा सकता। तो अब हमारा पॉइंट स्टार्ट हो रहा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और जिसमें बच्चा हम जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में समझने जा रहे हैं, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला जो मेथड्स है इसमें कि जिससे हम बना सकते हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल्स मतलब कि हम इसको अल्कोहल से किसको बना सकते हैं, किस तरीके से नहीं बना सकते। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ किसको बनाएंगे? पहले तो बात ये हम देख लेते हैं पहले हेलो एल्केन को। किसको देख लेते हैं? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को देख। मेरी कोशिश आप लोगों से यही रहेगी कि आपको जितनी भी वीडियो मिले उनसे आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सके। ये मेरा मोटिव आप लोगों से रहेगा कि आप अपने इनको नोट्स को तैयार कर सकें। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर अल्कोहल को, अगर आपको ये नहीं पता कि अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है, तो अल्कोहल में OH ग्रुप होता है जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर OH ग्रुप होता है जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी अल्केन के अंदर अगर किसी भी जो अल्काइल ग्रुप है उसमें अगर OH ग्रुप है तो वो अल्कोहल होगा जिसमें एंड में सफिक्स OL लगा होता है, जिसके एंड में सफिक्स OL लगा होता है। तो यहाँ पर जब अल्कोहल के साथ किसी की रिएक्शन करानी होगी, अच्छा एक बात और याद आ गई, अधिकतर बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि किसकी रिएक्शन कराने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कौन किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। मैं आपको एक बेसिक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको कुछ हद तक ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगी कि कौन रिएक्शन करने के लिए एप्लीकेबल होता है, या मोस्टली उससे आपको एक बात समझ में आएगी कि जो हम रिएक्टिविटी कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी इसके साथ ज़्यादा है या इसकी रिएक्टिविटी इसके साथ कम है, उन फैक्टर्स को या उन रीज़न को समझने के बाद आपको ये काम आएगी कि किसकी रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी क्यों कम है, और वो किसके साथ रिएक्शन कर सकता है और क्यों नहीं कर सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। समझो, अब ये था ए और बी, ये ए और बी के बीच में बॉन्ड है जिससे वे एक दूसरे के साथ, ये कभी भी इस कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। पहले क्या काम करते हैं, अपने आयंस में जाते हैं। पहले वैसे फ्लो चार्ट देख लेते हैं, पहले ये अपने आयंस में बदलेंगे। कहाँ बदलेंगे बेटा? ये बदलेंगे अपने आयंस में। अपने आयंस में आने के बाद ये अब किस स्टेट में है? ये है अनएक्टिव। अब ये कैसे हैं? ये है अनएक्टिव स्टेट में या अनएक्टिव कंडीशन भी कह सकते हैं। जब ये आयंस में आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं अनस्टेबल, या यहाँ पर ये क्या है, ये भी बात बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है, ये स्टेबल है। जैसे ही ये अपने आयंस में बदलते हैं तो आयंस में बदलने के बाद ये हो जाते हैं अनस्टेबल। ये कैसे हो जाते हैं? अनस्टेबल। जब कोई चीज़ अनस्टेबल होती है तो उसे दोबारा से अपनी स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करनी होगी, अपनी स्टेबिलिटी स्टेबलाइज करनी होगी, तो इसे किसी ना किसी के साथ मिलना होगा।
क्योंकि यहाँ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब बॉन्ड ये ब्रेक हुआ तो आयन बनी ए पे मान के चलो प्लस और बी पे मान के चलो माइनस। तो यहाँ ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेट है, ये वाली, ये है रिएक्टिव स्टेट। इसकी रिएक्टिव नहीं, एक्टिव बोलेंगे। ये इसकी एक्टिव स्टेट है, ये इसकी एक्टिव स्टेट है। मतलब कि कोई भी एटम पहले अपने आयंस में आएगा, अपने बॉन्ड्स को तोड़कर ब्रेक डाउन करेगा अपने बॉन्ड्स को, तब वो आयंस में बदलेगा, और आयन में बदलने के बाद इट्स रेडी टू बॉन्ड फॉर्मेशन, इट्स रेडी टू न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। वो नए बॉन्ड बनाने के लिए अब तैयार है, नए बॉन्ड बनाने के लिए वो अब तैयार होगा। तो यहाँ पर यही है कि जब हम अल्कोहल को कि अल्कोहल के साथ किसी के रिएक्शन कराएंगे और हेलो एल्केन्स बनाएंगे, तो पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन रिएक्शन कर सकता है। फिर हमें ये देखना होगा किसकी रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ किस तरीके की है, और किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। बात समझिए। तो अल्कोहल के साथ तीन चीजें रिएक्शन करके क्या बना सकती है, हेलो एल्केन बना सकती है। एक क्या है, एक है हेलोजन या हेलो हैलाइड, सॉरी हाइड्रोहैलाइड। एक क्या है, हाइड्रोहैलाइड, हाइड्रो, या फिर आप कह सकते हैं हैलोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड्स, हैलोजन हैलाइड्स। हैलोजन हैलाइड्स में कौन कौन आ सकते हैं, यहाँ पर हैलोजन हैलाइड्स के अंदर HX की बात की जा रही है, और जो X हो सकता है वो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, वो Cl है, वो Br है, और वो I। F की बात नहीं है यहाँ पर F की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ तीन की बात है, Cl, Br और I, इन तीन की बात की गई है और ज्यादा की बात नहीं की गई है। ये बात समझ गए आप। चलो, दूसरा कौन है जो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, दूसरा है फॉस्फोरस हैलाइड, दूसरा है फॉस्फोरस हैलाइड्स। इसमें किसकी बात है, फॉस्फोरस का सिंबल होता है P और हैलाइड्स का तो X है ही, तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में यहाँ दो की बात है, PX5 या फिर PX3, इनकी बात की जा रही है, या तो PX3 या PX5। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं, क्या एग्जांपल, PCl5 नहीं होता और PCl3 होता है। ये बात बेटा मैंने आराम से बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रक्चर, इसके बीच में बॉन्ड, इसके बीच में बॉन्ड, ये मैंने 11th में इतने डिटेल में समझाया है। जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने मेरे से 11th में पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक केमिस्ट्री वाला, उसको ये बात बड़े आसानी से क्लियर आएगी, और उसको क्लास भी है बहुत अच्छी लगेगी और बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बातें। ये हो सकता है। तीसरा हो सकता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो है थायोनिल हैलाइड। क्या है, थायोनिल हैलाइड, थायोनिल हैलाइड्स। और थायोनिल हैलाइड्स में यहाँ पर SOCl2, सिर्फ SOCl2। अब बात आती है फॉस्फोरस हैलाइड्स की, तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में अच्छा यील्ड नहीं मिलता कंपाउंड्स का, और ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है आपका हैलोजन वाले में, जबकि सबसे अच्छा यील्ड, या आप ये कह सकते हैं सबसे अच्छे कंपाउंड जिसमें देखने को मिलते हैं, तो सबसे अच्छे कंपाउंड देखने को मिलते हैं थायोनिल हैलाइड्स में। थायोनिल हैलाइड्स के अंदर जो कंपाउंड्स मिलते हैं, या थायोनिल हैलाइड्स में जो हमें हेलो एल्केन मिलेगा, उसे हम प्योर कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो प्योर हमें मिलेगा। क्यों प्योर मिलेगा और किस तरीके से, समझो बात को। जब अल्कोहल के साथ ये थायोनिल हैलाइड रिएक्ट करता है, तो ये दो गैस बनाता है। क्या बनाता है, दो गैस, जो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाती है, और सिर्फ आपका हेलो एल्केन बच जाता है। इसीलिए हम ज्यादा प्रेफर करते हैं थायोनिल क्लोराइड को। अगर आपसे पूछा जाए कि जो तीनों मैंने लिखे हैं हाइड्रोहैलाइड्स और ये बात मैंने लिखी है, इनमें से ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, तो माय डियर स्टूडेंट आपका आंसर होगा थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, थायोनिल क्लोराइड। फिर आपसे बोला जाएगा कि व्हाई थायोनिल क्लोराइड आर प्रेफर्ड फॉर दिस, थायोनिल क्लोराइड इसके लिए क्यों प्रेफर किया जा रहा है, तो इसका आंसर इसलिए है बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद अल्कोहल इट forms
सल्फर डाइऑक्साइड एंड द गैस HCl, HCl के वेपर्स देता है जो इवेपोरेट होकर रिलीज हो जाती हैं रिएक्शन से। दैट्स व्हाई वी गेट अ गुड यील्ड ऑफ हेलो एल्केन्स, इसी वजह से हमें अच्छा हेलो एल्केन मिलता है। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गई इससे। अब मैं इनकी रिएक्शन लिख देता हूँ। अगर अल्कोहल के साथ हम HX की रिएक्शन कर रहे हैं, HX की रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये RH बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अगर हम बात कर रहे हैं कि अल्कोहल के साथ हम PX5 की बात कर ले या PX3 की बात कर ले, PX3 ले लो पहले, PX5 भी ले लेंगे। PX3 लेते हैं तो ये फिर से इसी को बनाएगा, यानी कि ये बना दिया इसने RH, और यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से ये निकल जाएगा फॉस्फोरस निकल जाएगा इसके साथ, और फॉस्फोरस बना देगा PO, ये क्या बना देगा H3PO, H3PO3, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरस एसिड बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, थायोनिल क्लोराइड की, तो ये अल्कोहल जो है ये SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद ये SO2 रिलीज करेगा गैस, और HCl रिलीज करेगा वेपर्स की फॉर्मेट में, HCl रिलीज करेगा वेपर्स की फॉर्मेट में, और दूसरा क्या बना देगा, ये बना देगा RH, क्या बना देगा, RH बना देगा। डन है, यहां तक बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ये बना देगा। अब आपसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलो एल्केन, कि जो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी होगी अल्कोहल के साथ वो कैसी होगी और कैसी नहीं होगी। तो हेलो एल्केन में HCl हो सकता है, HBr भी हो सकता है जैसे मैंने बताया, और HI भी हो सकता है। HCl, HBr और HI तीनों में से किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी और किसकी कम रिएक्टिविटी होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी जो जल्दी से टूट जाएगा। भाई अगर कोई चीज जल्दी से टूट जाएगी तो टूटने के बाद ही तो रिएक्शन करेगी, अगर वो टूटेगी ही नहीं, जब तक वो अपने आयंस में नहीं बदली जाएगी तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। तो अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ, इन तीनों में किसके बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉइंट समझाया था बॉन्ड लेंथ वाला, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बॉन्ड लेंथ का समझाया था। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसके बीच का बॉन्ड भी तो वीक होगा। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट, उसके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा, और अगर वीक होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। तो यहाँ पर बात समझ में आया कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है ये, इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या आ गया, तो इनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस आ गया ये। यहाँ पर एक और देख लेते हैं, वैसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता HF को रिएक्शन कराने के लिए हमें किसी को रिप्लेसमेंट करा करता, फ्लोरीन इसमें ऐड होता है, लेकिन अगर इसी सीक्वेंस में ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो ये बात समझ में आ गई कि अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोहैलाइड्स, यानी कि हैलोजन हैलाइड्स के साथ, सॉरी हाइड्रो नहीं, हाइड्रो मींस वाटर हो जाएगा, हैलोजन हैलाइड्स, देन द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंक्रीज विद डाउन द ग्रुप, मतलब कि हैलोजन्स में जब नीचे चलेंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्या कर जाएगी, इंक्रीज। ये सारी बातें मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बातें उसको वीडियो पॉज करके डियर आप लिख ले। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, मैंने बोला कि द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल इंक्रीज विद डाउन द ग्रुप, और ये ऑर्डर लिख देंगे कि हैलाइड जैसे नीचे नीचे चलते हैं वैसे इनकी क्या होगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब जब इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये भी बात होगी, जो रिएक्टिविटी जिनकी कम होगी तो वो डायरेक्ट तो रिएक्शन नहीं करेंगे या नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन ना करने की वजह से उन्हें कुछ देना पड़ेगा, उन्हें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। तो किसी भी केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर अगर यहाँ पर हम सहायता की बात करते हैं, किसी को रिएक्शन कराने के लिए प्रमोट करने की बात करते हैं, या किसी को रिएक्शन कराने के लिए एप्लीकेबल ना हो उससे
उसके लायक बनाने की बात करते हैं, तो वो चीज कहलाती है आपकी कैटलिस्ट। वो चीज क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाते हैं सारे के सारे कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए, या आप अपने वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स को एक्साइटेड करते हैं, रिएक्टेंट्स को उतनी चीजें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर सके। तो वो कौन होते हैं? वो हेल्पर कहलाते हैं, कैटलिस्ट। तो किसको कैटलिस्ट की जरूरत है और किसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है? अभी हम हाइड्रो हैलाइड की बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी, सॉरी हैलोजन हैलाइड्स, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की बात कर रहे हैं। जब अल्कोहल का नंबर आएगा तब उस पर चलेंगे आप। हाइड्रोजन हैलाइड्स में, तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में HCl को कैटलिस्ट की जरूरत है, HBr को कैटलिस्ट की जरूरत है, जबकि HI को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर मान के चलो कि मैं अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा रहा हूं HCl की, तो इसे किस कैटलिस्ट की जरूरत होगी? तो आप बोलेंगे ZnCl2। क्या नाम है? ZnCl2, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? ZnCl2 को आप नाम से जानते हैं जिंक क्लोराइड के नाम से। तो ये एक कैटलिस्ट है जो HCl को प्रमोट कर रहा है या HCl को इनहेंस कर रहा है, HCl की रिएक्टिविटी को, जिसकी वजह से इसके साथ रिएक्शन कर रहा है ये, और ये इसके साथ रिएक्शन करके ये RCl बना देगा और वाटर रिलीज कर देगा। कुछ के मन में ये डाउट आ रहा होगा, कुछ के मन में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि ये HCl कैसा होगा? तो ये HCl कंसंट्रेटेड HCl होगा। कैसा होगा बच्चा? कंसंट्रेटेड HCl होगा, जो इसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट नहीं करेगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो अब आपसे बात पूछी जाती है कि अ मिक्सचर ऑफ, आपसे ये बात एग्जाम में कई बार पूछी गई है और ये प्रैक्टिकल में भी है आपके 12th के, अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड जिंक क्लोराइड। जो जिंक क्लोराइड और कंसंट्रेटेड HCl का मिक्सचर है आर नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे आर नोन एज लूकस रिएजेंट। किस नाम से जानते हैं? लूकस रिएजेंट, इसको बोलते हैं लूकस रिएजेंट। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद द लूकस रिएजेंट देन इट फॉर्म्स हैलोएल्केन एंड रिलीज वाटर एंड फॉर्म्स वाटर। तो ये होता है बेटा लूकस रिएजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है लूकस रिएजेंट। लैब के अंदर भी प्रैक्टिकल करने के काम आएगा। ये लैब में अल्कोहल को डिटरमाइन करने के लिए कि इट विल बी अल्कोहल यस और नो, तो उसको जानने के लिए भी हम लूकस रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं। तो ये लूकस रिएजेंट होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि हमने देखा कि इनकी रिएक्टिविटी क्या है। ये बात हो गई कि इनकी रिएक्टिविटी मीन्स कि हाइड्रोजन हैलाइड्स की रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ क्या है। अब अल्कोहल भी तो बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं बिल्कुल। चलो देख लेते हैं। अगर अल्कोहल हो, क्योंकि इसी में ज्यादा ब्रॉडली पूछा गया है इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर अल्कोहल 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, अल्कोहल एक होता है 2 डिग्री अल्कोहल, एक होगा 3 डिग्री अल्कोहल और एक होगा मिथाइल अल्कोहल ME। इसमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम, कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा और कौन किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इस बात को जानते हैं पहले। अगर हम इस बात को देखें तो हमारी बात एक समझ में ये आती है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है, जो आपकी रिएक्टिविटी, इवन ये जो दोनों के दोनों हैं ये कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, जबकि ये ओनली सेकिंग के साथ, अगर हम इसके साथ एसिड मिला दें और उसको सेक कर दे, मतलब उसको हल्का सा हिला दे, तो तब जाकर ये क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि इन दोनों को क्या है, रिक्वायर है, रिक्वायर्ड अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है। इनको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी को। इसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बोलते हैं।
और ये वाला जो है, ये वाला, ये इन्हीं के साथ है, इसे भी क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड आ कैटलिस्ट, इसे भी बेटा कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ये इस तरीके से रिएक्शन करें। यहां तक आई होप सो सबको बात समझ में आ रही होगी और इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।